हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 5 मार्च और 5 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप लोग अगर हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को ले सकते हैं। इस किताब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाके। और आप लोग सीईटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप लोग जाइएगा और वहाँ पे जाके आप लोग जो है ना एक प्रतिज्ञा बैच है उस बैच को ले सकते हैं। और अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है एचसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आधारशिला बैच है, आप उस बैच को लेके आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा के किस जिले के सरबजोत सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो था अंबाला। आपने सरबजोत सिंह को अभी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड लेते हैं वो भी देखा है। 17 जनवरी के दिन 17 जनवरी 2025 को अभी अर्जुन अवार्ड मिला है इनको। इन्होंने अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक जो हुआ था ना उसमें 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट जो हुआ था ना उसके अंदर आपने मेडल जीता था। कौन सा कांस्य पदक जीता था, किसके साथ में जीता था आपने मिक्स इवेंट में? मनु भाकर के साथ में जीता था, मनु भाकर। तो मनु भाकर के पास में ब्रॉन्ज मेडल आया, आपके पास में भी आ गया। हालांकि मनु भाकर ने इंडिविजुअल में भी 10 मीटर में जो है ना कांस्य पदक जीत लिया है, इंडिविजुअल में भी जीता है और मिक्स इवेंट में भी आप दोनों ने जीत ही लिया है। और हरियाणा में अगर कोई मेडल लेके आता है गोल्ड अगर ओलंपिक में तो उनको कितने रुपए मिलते हैं? 6 करोड़ मिलते हैं। और सिल्वर लेके आए तो कितना मिलता है? सिल्वर लाने पे 4 करोड़ मिलते हैं। ब्रॉन्ज लाने पे कितने मिलते हैं? ब्रॉन्ज लाने पे मिलते हैं 2.5 करोड़। और अगर मान लेते हैं कोई भी मेडल नहीं आया, फोर्थ पोजीशन वाले को मिलते हैं वैसे 50 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर कोई भी मेडल नहीं आया तो उनको मिलते हैं वैसे 15 लाख रुपए। 5 लाख रुपए गेम में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं तब। और 10 लाख रुपए वापस आने पे अगर कोई मेडल नहीं लेके आए हैं तो आपका वो प्राइज मनी मिल ही जाती है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 7 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सेशन में राज्य गीत मिल जाएगा। इस गीत को किस जिले के डॉक्टर बाल किशन शर्मा ने लिखा है? अच्छा सवाल है, आने वाले एचएसएससी के पेपरों के अंदर ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जरूर जाएगा। पहला तो सवाल आप लोग इतना ही याद रख लीजिएगा कि हरियाणा राज्य का राज्य गीत जो है वो लिखा किसने है। तो आपका इसका सीधा सीधा आंसर कह देना आप लोग, क्या? बाल किशन, ठीक है ना, बाल किशन शर्मा कह देना। दूसरी बात आप ये याद रख लेना, ये है हरियाणा में कहाँ से? ये हरियाणा में पानीपत जिले से संबंधित है। पानीपत जिले से संबंधित है। 7 मार्च से अपना पूरा बजट सेशन स्टार्ट होगा। हरियाणा राज्य का जो आम बजट है वो तो कब आएगा? वो तो बजट आएगा 13 मार्च को। उसका कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके जरूर आऊंगा। लेकिन 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सेशन में राज्य गीत मिलेगा। राज्य गीत है जय 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 हरियाणा। गीत में हरियाणवी संस्कृति के बारे में बताया है। 21 लाइनों में कुरुक्षेत्र की धरती, किसान, खिलाड़ी, सैनिक, दूध दही के खाने का जिक्र किया गया है। बालकृष्ण शर्मा ने इसको लिखा है। डॉक्टर श्याम शर्मा गायक है। पारस चोपड़ा कंपोजर है। रोहतक की मालविका पंडित ने इसको डायरेक्ट किया है। इस गीत को विधानसभा कमेटी ने फाइनल भी कर दिया है। गीत है कौन सा सर? ये गीत है जय जय हरियाणा, जय जय हरियाणा, पावन धरती वेदों की, जहाँ हुआ हरि का आना। और इसके बाद में एक गीता ज्ञान धरोहर, इसकी महाभारत इतिहास, मुकुट शिवालिक, आधार, अरावली यमुना बहती, पास मौज मनावे कातक नावे, पूरी मन की आस, सरस्वती के अमृत रस का यही है सदा है यहाँ वास, सादा जीवन सादा बाणा, दूध दही का खाना। आगे जय 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 हरियाणा। अब मैं गा के तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो संस्कृति से जुड़ी हुई है वो शब्द आपको बता रहा हूँ बस। छैल छबीले मर्द निराले, सुंदर श्याणी नार, होली दिवाली ईद गुरुपुरब, मनते तीज त्योहार, भाईचारा जग से न्यारा, बड़े प्यार में प्यार, और दिन दोगुनी और रात चौगुनी, शिक्षा और व्यापार, और बजते डेरू ढोल नगारे। ये एक्चुअली सारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सांग रागनी ये सब कुछ। उपजते फसल सुनहरी खेतों, बीच किसान, खेल खिलाड़ी, मेडल लाकर करे देश का मान। ये खिलाड़ियों की भी बात यहाँ पे की गई है।
सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान, छोटा सा प्रदेश देश की अजब निराली शान, अतिथि देवो भव यहाँ सेवा धर्म निभाना, बाकी जय 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 हरियाणा। ये है हरियाणा राज्य का ऑफिशियली इसको फाइनल कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे संशोधन के बाद में इसको फाइनल कर दिया गया है अभी ये कमेटी के द्वारा। 3 मिनट का ये टोटल गीत है। अभी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी पूछी जा सकती है आपसे, कितने मिनट का है, किसने इसको गाया है, ये सब बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके गायक डॉक्टर श्याम शर्मा है। लिखने वाले इसको कौन है, इसको लिखा है डॉक्टर बाल किशन शर्मा ने। गाने वाले श्याम शर्मा है और पारस चोपड़ा है कंपोजर है। रोहतक की मालविका पंडित जिन्होंने डायरेक्ट किया है इसको। ओके और इसके बाद में अच्छा कौन है मालविका, रोहतक के मॉडल स्कूल की म्यूजिक टीचर है ये, नेशनल लेवल की कोरियोग्राफर भी है और इंडियन क्लासिकल डांस में गोल्ड मेडल जो है ऑलरेडी जीत चुकी है ये। और बाल किशन जी की बात करते हैं तो ये 8 किताबें लिख चुके हैं ये। गीत के लेखक डॉक्टर बाल किशन शर्मा पानीपत के रहने वाले हैं। SDPG कॉलेज के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर है। हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हिंदी और हरियाणवी लोक साहित्य में जाने माने विद्वान है। डॉक्टर शर्मा हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी लिखी 8 किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। इनमें गांव की छांव, काव्य संग्रह और हर्या भर्या हरियाणवी काव्य संग्रह, ये किताबें बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इन्होंने हरियाणवी फिल्म 8वां वचन के गीत भी लिखे हैं। हरियाणवी लोक साहित्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में उनका विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा इन्होंने जो है ना कवि फौजी मेहर सिंह सम्मान के रूप में इनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जा चुका है हरियाणवी लोक साहित्य लेखन के चलते हुए। और इससे के अलावा आप कौन हैं आप याद रखिएगा, ये डॉक्टर बालकिशन शर्मा है। आपको 2 साल पहले चंडीगढ़ में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी ने सम्मानित भी किया था। 5 सदस्यों की कमेटी ने इस गीत को फाइनल किया है, जिसमें रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, हांसी से भाजपा विधायक विनोद बेहाना, फतेहाबाद से कांग्रेस विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया और रानिया से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और इसमें टोटल वैसे 204 गीत पहुंचे थे यहाँ पे। इसमें से 3 फाइनल गीत सिलेक्ट किए गए थे, जिसमें से आखिरी मंथन के बाद जय 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 हरियाणा गीत है, इसको फाइनल किया गया है। तो मतलब काफ़ी बड़ी कमेटी थी, काफ़ी 204 गीत थे, इसमें से सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल था। क्या सर किसी और राज्य के भी राज्य गीत है क्या? हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश का है हमारी माँ तेलुगु को, असम है, असम का है ओमुर अपुनर देश, ये इसका मतलब होता है ओ मेरे प्यारे देश, यहाँ पे असमिया लैंग्वेज है ना। बिहार में मेरे भारत के कंठहार, छत्तीसगढ़ का है अरप्पा पेरी की धार, गुजरात का जय जय गरवी गुजराती गुजरात, कर्नाटक का है जय भारत जनानिया तनु जाते, मध्य प्रदेश का मेरा मध्य प्रदेश, मणिपुर का है साना लेईबाक मणिपुर, सोने की भूमि मणिपुर इसका मतलब है। ओडिशा का है वंदे उत्कल जननी, ओडिशा को उत्कल भी कहते हैं ना। ओडिशा में 1 अप्रैल के दिन उत्कल डे भी मनाते हैं। पुडुचेरी का है तमिलताई वल्तु, माँ तमिल का अभिवादन। तमिलनाडु का है तमिलताई वल्तु, वही सेम ही है इनका, क्योंकि वैसे तमिलनाडु के अंदर ही पुडुचेरी है। एक्चुअली पुडुचेरी तमिलनाडु अकेले में नहीं है, मतलब एक तो ये माहे नाम का इसका जिला है जो केरल में पड़ता है, एक यनम नाम का जिला है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, एक कराईकल नाम का जिला है वो तमिलनाडु में पड़ता है, और पुडुचेरी जो है ना ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये पूर्वी और पश्चिमी भारत दोनों पे पड़ने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। इसको वैसे फ्रांस की बस्ती या फ्रांसीसी बस्ती कहा करते हैं। उत्तराखंड का है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल हमारा, महाराष्ट्र का जय जय मेरा महाराष्ट्र, मेघालय का मेघालय गीत, सिक्किम जहाँ बग्च टिस्टा रंगीत, मतलब जहाँ तीस्ता और रंगीत बहते हैं। तेलंगाना नया ही राज्य बना था, जय जय तेलंगाने जय जय हे तेलंगाने, और तेलंगाना बना था कब, 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को श्री कृष्णा कमेटी के आधार पे। यूपी का है उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में। और इन राज्यों को भी आने वाले जो विधानसभा सेशन है उसमें भी नया गीत मिलने वाला है, जैसे गोवा, केरल, वेस्ट बंगाल, इनकी सरकार भी अपना राज्य गीत लाने की तैयारी कर रही है, साथ के साथ ही हरियाणा के। तो हरियाणा के साथ साथ इनका भी राज्य गीत लाने की तैयारी में है ये राज्य गोवा, केरल और वेस्ट बंगाल, ठीक है।
वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक जो पानीपत जिला है ना, पानीपत जिला, पानीपत का नाम पानीपत है वो कैसे पड़ा हुआ है? तो पानीपत का नाम पानीपत मतलब जैसे पाणिनि ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है, ऐसे करके भी आप लोग लिंक बना सकते हैं कि किस जिले का नाम किस वजह से पड़ा हुआ है। तो पानीपत का नाम आपको याद रखना है, पानीपत को पाणिनि ऋषि के नाम से जाना करते हो आप लोग, पाणिनि ऋषि के नाम पे। अच्छा, पानीपत के पास में सोनीपत भी है। सोनीपत का नाम क्यों पड़ा है फिर? सोनीपत का नाम पड़ा है श्रवण कुमार की वजह से पड़ा है। ऐसे अंबाला का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा? माँ अंबालिका या आम की पैदावार ज़्यादा थी, या अंबा नाम का राजपूत, इसकी वजह से। और यमुना जो है ना, यमुना, इसका नाम क्यों पड़ा है? तो यमुनानगर की वजह से ही पड़ा है। पास में पंचकुला भी है, पांच कूप की वजह से, जो ना पांच कूप है इसकी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। इसके पास में करनाल भी तो पड़ता है, करनाल, करनाल का नाम दानवीर कर्ण के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एक फरीदाबाद जिले का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फरीदाबाद, तो फरीदाबाद का नाम संत फरीद के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, संत फरीद के नाम पे। और कोई सा जिला हो सकता है सर आपका? जैसे फतेहाबाद है, फतेहाबाद का नाम क्यों पड़ा हुआ है सर? फतेहाबाद का नाम पड़ा है, फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह सिंह, उसके नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक गुरुग्राम जिला भी पूछा जा सकता है आपसे, गुरुग्राम, गुरुग्राम जिले का नाम क्यों पड़ा हुआ है? ये गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पे पड़ा हुआ है गुरुग्राम का नाम। कैथल जिले का नाम कैथल क्यों पड़ा हुआ है? कैथल जिले का नाम कैथल इसलिए पड़ा है क्योंकि कपिल मुनि के कारण, कई जगह पे ये भी लिखा होता है, हनुमान जी की जन्मस्थली के कारण भी इसका नाम पड़ा हुआ है। जींद का नाम जींद क्यों पड़ा हुआ है? जींद का नाम जयंती देवी के कारण नाम पड़ा हुआ है। रोहतक का नाम रोहतक क्यों है? तो रोहतक का नाम जो रोहतक पड़ा है, तारावती रानी थी, उनके पुत्र थे रोहितास, उनके कारण पड़ा है इनका नाम। और भिवानी का नाम भिवानी क्यों पड़ा है? भिवानी का नाम पड़ा है राजा नीम सिंह की पत्नी थी भानी, भानी के कारण पड़ा है। हिसार का नाम हिसार, अब हिसार जो है ये शब्द इसका मतलब होता है किला, और किले के गेट थे एक्चुअली, चार गेट, लाहौरी गेट, नागौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, ऐसे करके यहाँ पे गेट है, तो उन गेट के कारण जो है ना इसका नाम पड़ा हुआ है। एक जिला महेंद्रगढ़ है हरियाणा का, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा है? तो यहाँ पे एक राजा पटियाला के थे महेंद्र, मोहिंद्र राजा, उनके कारण। चरखी दादरी जो है एक नया जिला बना है, चरखी दादरी, इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे ना मेंढक ज्यादा थे, और मेंढक को दादुर कहा करते हैं। एक झील थी यहाँ पे दादुर नाम की, उसमें मेंढक बहुत रहते थे, और मेंढक ज्यादा रहने के कारण यहाँ पे इसका नाम चरखी दादरी पड़ गया है, ठीक है ना। दादुर मेंढक ही होते हैं, तो ये इसका ये कारण रहा है आपका। एक जिला रेवाड़ी है, रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी क्यों पड़ा है? रेवाड़ी का नाम पड़ा है रेवाड़ी क्योंकि बलराम की पत्नी रेवती थी, उसके कारण पड़ा। एक जिला है मेवात, मेवात का नाम मेव जाति ज्यादा होने के कारण, हालांकि इसका नाम नू हो गया है 2016 से। नू एक 1857 की क्रांति अंग्रेजों के टाइम पे बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र रहा था, तो उसके कारण इसका नाम फिर नू कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब आपको पता रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। फरीदाबाद के पास में एक जिला नया बना था 2008 में, इसका नाम था पलवल। पलवल का नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ये पुलम्बासुर की राजधानी थी, इस करके नाम जो है इसका पलवल पड़ गया। फिर आगे जाते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त पदभार अभी हाल ही में किसे मिला है? ये मिला है डॉक्टर मुनीस नागपाल को मिला है, ए वाला ऑप्शन सही है। भिवानी में अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी डॉक्टर मुनीस नागपाल को अभी रिसेंटली सोमवार के दिन ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त पदभार मिला है ये। अच्छा चलो ये तो ठीक है, आप है भिवानी बोर्ड के नए सचिव हैं डॉक्टर मुनीस नागपाल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? पंकज अग्रवाल हैं, और इसके एचसीएस सेक्रेटरी कौन है? अजय चोपड़ा साहब इसके सेक्रेटरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई थी सर? इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी को, 31 जनवरी को हुई थी, 1969 को स्थापना हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना जब हुई थी वो हुई थी चंडीगढ़ के अंदर इसकी स्थापना, लेकिन इसको 30 नवंबर के दिन, 30 नवंबर 1981 के दिन जो है ना इसको भिवानी में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा विद्यालय ओपन बोर्ड है, हरियाणा विद्यालय ओपन बोर्ड है, ये 1994 में आया है, ये याद रखना आप लोग। और तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा विद्यालय ओपन बोर्ड जो है ना ये कब आया? तो हरियाणा विद्यालय ओपन बोर्ड 1994 का है आपका। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे तो आप इसके बारे में बता सकते हैं डियर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कितने राज्यों को आदेश दिया है कि वे दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको आप लोग कहा करते हो क्या, ग्रेडेड जो रिस्पांस प्लान है आपका, जिसको ग्रैप के नाम से जानते हो शॉर्ट फॉर्म में, इसके तहत निर्माण गतिविधियों के रुकने के बाद श्रमिकों को मुआवजा दे।
देखो क्या होता है, ग्रैप जब लागू हो जाता है ना तो पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण ग्रैप लागू हो जाता है, तो फिर निर्माण गतिविधि होती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है, सारी रुक जाती है। लेकिन जो मजदूर वहाँ रह रहे हैं वो कहाँ जाए, इसलिए उनको मुआवजा मिलना ज़रूरी है जब अगर कोई निर्माण नहीं हो रहा है तो ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 3 राज्यों के लिए ऐसा जजमेंट दिया है। सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को आदेश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेडिट रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के तहत निर्माण गतिविधियों के रुकने पर निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दें, भले ही इसके लिए न्यायालय का कोई विशिष्ट निर्देश ना हो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि मुआवजे का भुगतान जो है श्रमिक उपकर के रूप में एकत्रित धनराशि के रूप में किया जाना चाहिए। ग्रैप क्यों लागू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, तो करके कुछ समय के लिए बीच में रोक दिया जाता है। ग्रैप 4 के पहले चरण में 268,759 श्रमिक शामिल होंगे, दूसरे चरण में 224,881 और लगभग 95,000 श्रमिक जनवरी 2025 के लिए मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली के अंदर 93,272 है और राजस्थान ने 3,197 श्रमिकों को मुआवजा दिया है। इसके लिए यूपी ने भी पहले चरण में 4 लाख से ज़्यादा श्रमिक इसमें शामिल हुए हैं। और रजिस्ट्रेशन और यूनियन में बैठक हुई थी इसकी अदालत के, देखो निर्माण श्रमिकों का उचित पंजीकरण और सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक यूनियनों के साथ में जो है ना बैठक हुई थी। इसमें हरियाणा, यूपी और राजस्थान इसमें शामिल हुए थे। हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 8, राजस्थान के 2, भरतपुर और अलवर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। 2 दिसंबर 2024 को अदालत ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होकर ये कहा था कि काम बंद होने से प्रभावित श्रमिकों को निर्वाह भत्ता जो है ना दिया गया था या नहीं दिया गया था, जवाबदेही थी, ये पूछा गया था। और ताकि पोल्यूशन तो चलो ठीक है समझ में आता है, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई उनको तो जीवन भी तो चलाना है अपना। और ग्रैप लागू किया जाता है, क्यों लागू किया जाता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सिंपली आप लोग इतना ही याद कर लेना इसके बारे में। चलिए इसी के साथ ये सेशन आपका समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए सेशन के साथ में। आप मुझे बताइए फिक्की के अध्यक्ष पदभार अभी रिसेंटली किसने संभाला है, इसके बारे में बताना। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। राधे राधे।